कहते हैं कि औरत घर बनाती भी है और घर बिगाड़ती भी है। ये जुमला हमने जिंदगी में काफी दफा सुना मगर कभी गौर न किया, और आज मेरी जिंदगी इसी जुमले की अक्कासी करती है। जी हाँ, आज मैं भी ये इतराफ करता हूँ कि मेरा घर बिगाड़ने वाली एक औरत थी, और वो कोई गैर नहीं, मेरी अपनी बीवी थी, मेरी जान, मेरी महबूबा और मेरा पहला प्यार थी। आपको हैरत हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मेरे साथ हुआ है। हर बार मर्द ही जालिम और पत्थर दिल नहीं होते। बाज औरतें भी कभी कभी ऐसा काम कर जाती हैं कि मर्द जिसे काफी बहादुर समझा जाता है, मजबूत असाब का मालिक, उसको भी रोने पर मजबूर कर देती हैं। चलें मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम सलीम है। मैं एक गवर्नमेंट इदारे में क्लर्क का काम करता हूँ। सहरी से मेरी पहली मुलाकात एक बुक स्टॉल पर हुई थी। उसके पहनावे से ऐसे लगता था जैसे वो किसी बहुत ही अमीर बाप की बेटी हो, और खूबसूरत इतनी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। सफेद दूध जैसी रंगत, लंबे बाल और चांद से चेहरे पर ब्लैक चश्मा उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देता था। सुबह का वक्त था और वो शायद दुकानदार से किसी बात पर बहुत बहस कर रही थी। मुझे ऑफिस के लिए कुछ सामान खरीदना था। जब मैं सहरिश के करीब हुआ तो मालूम पड़ा पैसे छुट्टे न होने की वजह से इतना झगड़ा हो रहा है। सहरिश ने शॉप से एक पेन खरीदा था और दुकानदार को 5,000 का नोट दिया था। पैसे छुट्टे न होने की वजह से दुकानदार पेन देने के लिए राजी नहीं था, और आसपास दूसरी कोई भी शॉप नहीं थी क्योंकि मुझे भी ऑफिस से देर हो रही थी। और मैंने आगे बढ़कर शॉप वाले को 500 का नोट दिया और कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए, आप इस पेन के पैसे भी इसी में से काट लीजिएगा। अब इन मोहतरमा को जाने दें और मुझे जल्दी से मेरा मतलूबा सामान दे दें। मेरी इस बात पर सहरिश ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा कि मिस्टर, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है, मैं आपके पैसे इजी पैसे के जरिए लौटा दूंगी। सहरिश पहली नज़र में ही मेरे दिल को भा गई थी। मैंने भी बात को बढ़ाने के लिए जल्दी से अपना नंबर उसे दे दिया और वो वहाँ से चली गई। उसी दिन दोपहर के वक्त मुझे एक नंबर से थैंक्स का मैसेज आया और नीचे लिखा था कि सुबह सुबह उस दुकानदार ने मेरा मूड ऑफ कर दिया था और मैं जल्दी में आपको थैंक्स कहना ही भूल गई थी। बस उसी दिन से मेरी सहरिश से दोस्ती हो गई थी। वो मेरे घर के पास ही रहती थी और एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। अब रोज़ाना मैसेज पर मेरी बात सहरिश से होने लगी थी। वक्त गुजरता गया और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं सहरिश के बहुत ही करीब होना चाहता था। मैं जब भी कोई ऐसी बात करता तो सहरिश कहती कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सहरिश मेरा प्यार थी और हमारा प्यार ऐसे ही हुआ जैसे सारी दुनिया को हो जाता है, और फिर बगैर किसी रुकावट के हमारी शादी भी हो गई। क्योंकि हम 7 बहन भाई थे। वालिद वफात पा चुके थे। तमाम भाई और बहन शादीशुदा और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी वालदा बहुत सादा और नेक तबीयत की मालिक थी। उन्होंने हर बेटे की शादी उसकी पसंद से की, क्योंकि बेटे खुश तो माँ खुश, इसलिए तमाम बेटे और बहुएं भी माँ पर जान छिड़कते थे। मेरा नंबर आखिरी था, इसलिए सहरिश मेरी जिंदगी में आसानी से आ गई। सहरिश को पाकर मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगा। हमें प्यार के झूले में झूलते हुए 2 साल का अरसा गुजर गया था। इस दौरान हमारी एक बेटी हुई जिसका नाम हमने महविश रखा, और वो हम दोनों की आंखों की ठंडक थी। इन 2 सालों में मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि सहरिश के ख्वाब बहुत बड़े हैं और वो दुनिया की हर आसाइश पाना चाहती थी। सहरिश अब भी जॉब करती थी, जो कि उसने शादी से पहले ही मुझे कह दिया था कि वो शादी के बाद भी जॉब करेगी, और मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर कुछ दिनों से सहरिश ने एक बात की रट लगाई हुई थी कि उसे कुछ पैसे चाहिए और वो ऑनलाइन लेडीज़ कपड़ों का काम करना चाहती है, जो कि उसने अपनी एक सहेली से सीखा था। मुझे अब भी कोई एतराज़ ना हुआ था और मैंने खुशी खुशी से अपनी बीवी को पैसे दे दिए। सहरिश उसी दिन अपनी सहेली के साथ बाजार जाकर कुछ कपड़े ले आई और ऑनलाइन कपड़े बेचने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में सहरिश का काम चल पड़ा। अब रोज़ाना सहरिश को बहुत से ऑर्डर आने लगे थे। सहरिश अब इस काम से माहाना 50 से 60 हज़ार कमाने लगी थी, जबकि मेरी तनख्वाह 30,000 थी। सहरिश ने अब स्कूल की जॉब भी छोड़ दी थी। दोनों की आमदनी मिलाकर घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था।
अब तो सहरिश मुझे रोज़ाना बाजार ले जाती और अपने पैसों से मुझे शॉपिंग करवाती। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी, घर भी हमारा अपना था। यूँ समझें कि खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मगर कहते हैं ना कि खुशियाँ भी किस्मत वालों को रास आती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे पता भी ना चला और मेरा खुशियों भरा आशाना पल भर में ख़त्म हो गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ वक्त से सहरिश की तबीयत चिड़चिड़ी सी रहने लगी। वो अब अक्सर मुझसे ज़रा ज़रा सी बात पर उलझ जाती। मैं काफ़ी परेशान होता और ये सोच कर के काम की परेशानी होगी नज़रअंदाज कर देता, मगर आए दिन यही हाल रहने लगा और ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई है। ना वो मुझसे ज़्यादा बात करती और ना घर पर तवज्जो देती, और अगर मैं कोई सवाल करता तो काम की ज़्यादती या फिर कोई और बहाना बनाकर वो जल्दी बात को ख़त्म कर देती। मगर मेरे दिल को सुकून ना मिलता और मैं दिल में दुआ करता कि काश ऐसा ही हो और सब ठीक हो जाए, मगर अब सब ठीक होने वाला ना था। एक दिन जब मैं घर आया तो सहरिश और मेरी बेटी महविश दोनों घर पर ना थीं। मैं समझा कि सहरिश किसी काम से गई होगी, आ जाएगी, मगर हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैं अंदर बेडरूम पर लेटने की गर्ज से गया। कमरे की हालत अबतर थी। अलमारियों के दरवाजे खुले थे और कपड़े बाहर को उबल रहे थे। कुछ भी हो, सहरिश कम से कम अपनी अलमारियों को इस तरह नहीं रखती थी। मैं कपड़े अलमारी में रखने लगा। मुझे लगा शायद जल्दी में होगी तो ऐसे ही छोड़ गई होगी। बहरहाल मैंने जैसे ही कपड़े अलमारी में रखे तो वहां से एक लिफाफा नीचे गिरा। मैंने हैरत से उसे देखा, उठाया और वो खुला हुआ था। मारे तजस्सुस से उसे खोलकर पढ़ा तो मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। वो एक अदालती नोटिस था, बल्कि एक बम था जो कि फटा और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो एक अदालती खुलानामा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। ये सब क्या है? मैं सर थाम कर वहीं बैठ गया। आखिर ये सब क्या था? कुछ समझ नहीं आई तो जैसे तैसे घर को लॉक करके अपनी अम्मी की तरफ भागा। वहां जाकर बहन को फ़ोन किया तो वो भी आ गई। मुझे तो होश ही ना था, बल्कि मैं तो अभी तक हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। बहन ने नोटिस से नंबर देखकर फ़ोन किया तो पता चला कि सहरिश ने अदालत में खुला का नोटिस दे रखा था और उल्टा सीधा बोलकर खुद को मजलूम बनाकर पेश किया। तो अदालत ने उनके खामद को पेशी पर बुलवाया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब न आने पर अदालत ने सहरिश को आखिर खुला दे दी। ये सब सुनकर तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इतना सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। मगर नहीं, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मान रहा था। सहरिश को मैंने तमाम शिद्दतों से चाहा था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरे साथ उसकी कोई ऐसी बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई थी कि बात खुला तक पहुंच जाए। मैं गम और गुस्से में कांपने लगा। फिर मुझे उसकी बेपरवाही याद आई कि काफ़ी टाइम से वो मुझसे उलझी उलझी रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कहाँ जाकर उसे ढूंढूं और पूछूं कि ए जालिम औरत, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था मेरा? मुझे एकदम से अपनी बेटी की याद आई तो मैं बेअख्तियार रोने लगा। उस वक्त मेरी बहन ने हिम्मत से काम लिया और बोली, उठो, ये वक्त रोने का नहीं, हमें तुम्हारे घर जाना है। वहां जाकर देखें, शायद कोई सिरा मिल जाए उस कयामत का। मैं गिरफ्ता दिल उठा अम्मी और बहन के साथ वापस अपने घर आ गया। घर वैसा ही वीरान पड़ा था। मैं तो जाकर सोफे पर गिर सा गया, मगर बहन ने हिम्मत की और तमाम अलमारियां और दराजें चेक की, क्योंकि उनका कहना था कि सहरिश कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ गई होगी। फिर जेवर वाली दराज खोली तो सब खाली था। तमाम पैसा और जेवर कुछ भी वहाँ नहीं था। सहरिश का काफ़ी जेवर था। और फिर मेरी नज़र टीवी पर पड़ी। वहाँ पर एक ख़त पड़ा था। मैं फ़ौरन वो पढ़ने लगा। जैसे जैसे ख़त पढ़ता गया मेरी आंखों में आंसू की चादर तन गई और आखिरी सतर पढ़ते ही ख़त मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा और साथ ही मैं भी गिरकर बेहोश हो गया। अम्मी और आपा ने मुझे बड़ी मुश्किल से उठाकर बिस्तर पर डाला। आपा ने तमाम भाइयों को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि यहाँ तो क़यामत आकर गुजर गई थी और अब हालात अम्मी और आपा के बस से बाहर थे। भाई मुझे होश में लाने लगे। मेरे दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा था। आपा ने फ़ौरन ख़त उठाया और पढ़ने लगी। ख़त क्या था? परवाना था, मेरी मौत का लिखा था। सलीम, तुम्हें पाकर मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने सब कुछ पा लिया है, मगर शायद वो मेरी गलती थी। मैंने सोचा था कि तुम गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हो, आगे जाकर तुम्हारी तरक्की हो जाएगी और तुम खूब पैसा कमाओगे।
सलीम, मैंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बड़े ख्वाब देखे हुए थे। मेरा शौक़ था कि मैं सारी दुनिया घूमूं, दुनिया की हर आसाइश मेरे पास हो, मेरे घर में हज़ारों नौकर हों। इन 2 सालों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम मेरा एक ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकते। इसी दौरान फेसबुक पर मेरी दोस्ती नईम से हुई। वो 3 टेक्सटाइल्स मिल्स का अकेला मालिक है, दुनिया की हर चीज़ है उसके पास। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें प्यार किया था, मगर नईम को देखते ही मुझे उससे इश्क हो गया है। ना जाने क्या बात थी उसमें कि उसके आगे तुम्हारा प्यार और सब कुछ बेमायने लगने लगा मुझे, और मैं बेअख्तियार उसकी तरफ खींचने लगी। मैंने काफ़ी मर्तबा चाहा कि तुम्हें बताकर तुम्हारी ज़िंदगी से अलहदा हो जाऊं, मगर तुम्हारी मोहब्बत देखकर हिम्मत ही नहीं होती थी। मगर ये सच है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि मुझे नईम से शादी करनी थी और उसके लिए तलाक या खुला चाहिए थी। अदालत की तरफ से तुम्हारे नाम जो भी नोटिस आता, पेशी का वो भी फाड़ कर मैं फेंक देती थी, क्योंकि मैं जानती थी तुम किसी भी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ोगे। और इसी तरह तुम्हारी तरफ से कोई पेशरफ्त ना होने की बिना पर अदालत ने फैसला मेरे हक में दे दिया। और हाँ, ये घर भी मैंने बेच दिया है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि तुमने मेरे कहने पर शादी की पहली रात ही ये घर मेरे नाम कर दिया था, और सब पेपर्स भी मेरे पास थे। 1 माह बाद उसके असल मालिक आकर कब्जा ले लेंगे। इंसान प्यार में खुद गर्ज हो जाता है, इसलिए मैं भी हो गई। और जेवर और पैसा जो मैं लेकर आई हूँ वो सब मेरी बेटी का हक है। और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, क्योंकि जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं इस मुल्क से दूर जा चुकी होंगी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। खत सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। मेरा दिल फट रहा था। जेवर पैसा मुझे किसी चीज़ की फिक्र ना थी। मुझे अपनी बेटी याद आने लगी और मैं रोने लगा। सब मुझे संभालने लगे, मगर वो तसल्ली भी क्या देते कि गम भी कोई कम ना था। सब उसे बुरा भला बोल रहे थे कि उसने तुम्हारी कदर ना की, मगर मैं क्या करूं? ये सब जानने के बाद भी ना जाने क्यों दिल में उसके लिए नफरत ना थी। पता नहीं क्यों, शायद ये मेरे प्यार की इंतहा थी। अम्मी और आपा सबकी आंखों से आंसू रवां थे। अलमारी से घर के सेल के पेपर भी मिल गए। मैं घर को देखने लगा, जहां आज से पहले खुशियों की बाज गज सुनाई देती थी, आज वही दीवारें मेरी बर्बादी का तमाशा देख रही थीं। अम्मी मुझे अपने घर ले आई कि तुम मेरे साथ रहो। वैसे भी अम्मी अकेली थी और तमाम भाई अलग अलग थे, मगर करीब ही के घरों में रहते थे और हर रोज़ आते जाते थे। मैं अब अम्मी के साथ रहने लगा, मगर मैं यकसर बदल गया। हर वक्त उदास, चुपचाप घंटों बैठा ये सोचता रहता कि कहाँ मुझसे कोई गलती हुई थी, कहाँ कोई कमी रह गई थी मेरे प्यार में। या अल्लाह, मुझे किस बात की सज़ा दी? शायद सहरिश को बेदरिग प्यार करना ही मेरा जुर्म बन गया था। सहरिश ने मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया। अम्मी मुझे देख देख कर कुर्ती रहती और रोते हुए सहरिश को बद्दुआएं देती कि उसने मेरे बेटे को कंगाल कर दिया है, इस घर को बर्बाद कर दिया है। अम्मी की तबीयत आए दिन ख़राब रहने लगी। तमाम भाई आते, मेरी दिलजोई करते, मगर मेरा दिल कहीं नहीं लगता था। भाइयों को उनके बच्चों और बीवियों के साथ खुश देखता, सहरिश शिद्दत से याद आते। मैं बेटी को याद करके पूरी पूरी रात रोता रहता। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी। मैंने अपने ताल्लुकात चलाकर काफ़ी पता लगाया, मगर दोनों का कोई पता नहीं चला कि उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। रोते धोते 1 साल गुजर गया। मैं भी मामूल की ज़िंदगी में आ गया। जॉब पर जाता था, काम में लगा रहता था, मगर दिल में जो आतिश फिशां फटा था उसका लावा अभी भी अपनी तपिश से मुझे जलाता था, मगर अम्मी के सामने खुद को नॉर्मल रखता। अब अम्मी मुझे दूसरी शादी का कहती रहती थी, बेटा मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, तुम अपना घर बसा लो। जब तक अकेले रहोगे यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। मेरी बूढ़ी आंखों में अब और दुख देखने की हिम्मत नहीं रही, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा वही मेरी ना बन सकी तो फिर? बस यही बात बार बार सोचता तो वो समझाती, बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह अम्मी को टालते टालते 1 साल और गुजर गया। अब अम्मी बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गई थी। उन्हें मेरा ही गम खा रहा था, अंदर ही अंदर। औलाद का गम भी बहुत अजीब है। औलाद माँ की वजह से अपना गम दिल में छुपा के रखती है, मगर माँ
اپنی اولاد کے غم میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب امی بار بار یہی کہتی رہتی تھی کہ شادی کر لو بیٹا۔ اب امی کھانا بھی نہیں بنا سکتی تھی، بھابیاں کھانا بنا کر بھیجتی تھیں۔ بیٹا بہو گھر آ جائے تو کھانے پینے کی محتاجی بھی ختم ہو جائے گی۔ بس امی کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی، اور میری ہاں نے گویا امی کے مردہ بدن میں جیسے جان ہی ڈال دی ہو۔ بہن کی کوشش اور امی کی دعاؤں سے مجھے ایک اچھی لڑکی مل گئی۔ بہت سادگی سے نکاح کی رسم ہوئی۔ اسے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، کیونکہ میں اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور سگھڑ لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کیا اور آتے ہی گھر کو سنبھال لیا۔ میری دوسری بیوی سعدیہ جتنی خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ نیک سیرت بھی ہے۔ اسے پا کر میں سہرش کو بھول گیا ہوں، مگر بیٹی تو آج بھی یاد آتی ہے، کیونکہ وہ میرا خون تھی تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ سعدیہ نے آ کر میری بکھری زندگی کو سمیٹ لیا۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ بس اب میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری پہلی بیٹی جہاں بھی ہو ہمیشہ خوش اور آباد رہے، اور اللہ میرے اس آشیانے کو آندھیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔